हाँ जी, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं पैरामेडिकल पॉलिटेक्निक आईटीआई के नंबर 1 प्लेटफॉर्म बिहार एकेडमी पे। माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की सेशन बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव, इंटरेस्टिंग होने वाली, क्योंकि सामान्य ज्ञान के वैसे प्रश्न आपकी स्क्रीन पे शो होंगे जो आपके बिहार पैरामेडिकल 2023 के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। जी हाँ, तो क्या एक बार आप सभी प्यारे विद्यार्थी कंफर्मेशन दे देंगे क्या मेरी वॉइस आप तक परफेक्ट तरह से पहुंच पा रही है? तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक बार यस टाइप कर दें। जी हाँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन होगी, तो एक बार सेशन को भी शेयर कर दें और लाइक वाले बटन पर भी सर प्रेस कर दें, और जितना हो सके सर अपने प्यारे भाई मित्रों को भी सर जोड़ें। जी हाँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पे सर फुल कॉन्सेप्ट के साथ आज इस सामान्य ज्ञान की सर क्लास होगी। तो क्या आप सभी रेडी हो? क्या बात है, यस सर, यस सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। इसी के साथ आज की सेशन हम लोग करते हैं स्टार्ट। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग इस चैनल पे नए एंड पहली बार हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को हिट कीजिए। और इसी के साथ पहला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पे, बताइए सर क्या होगा इस प्यारे से प्रश्न का करेक्ट आंसर? जी, टाइग्रिस नदी इससे होकर गुजरती है। किस राजधानी से होकर गुजरती है ये नदी? जल्दी से बताएंगे। यहाँ पे न्यूयॉर्क, कुवैत, मैड्रिड या बगदाद? जल्दी से बताएंगे। टिग्रिस नदी या टाइग्रिस नदी, कुछ भी कह लो। तो ये नदी जो है किस देश की राजधानी से गुजरती है? तो जी हाँ बच्चों, यदि आपने जवाब दिया है बगदाद, देन आपका आंसर सही है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए बगदाद जो है ये किस देश की राजधानी है? जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे, बगदाद जो है किस देश की राजधानी है? तो आपको याद रखना है इराक का। ठीक है, इराक। अगर आपसे पूछा जाए कि इराक का राजधानी है ना, इराक का राजधानी, इराक का राजधानी क्या है? इराक का राजधानी क्या है? तो आपको बताना है बगदाद। ठीक है, इराक एक देश है और इस देश का जो राजधानी है वो क्या है? बगदाद है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, काफ़ी टाइम पूछा भी गया है। इराक की बात आई है ना, तो इराक का प्राचीन नाम भी कभी कभी पूछा जाता है। तो जल्दी से बताएंगे इराक का प्राचीन नाम। जल्दी से सभी बच्चे, इराक का प्राचीन नाम। हाँ, बिल्कुल फास्ट बताना है। इराक का प्राचीन नाम, इराक एक देश है और इस देश का पुराना नाम क्या था? बिल्कुल फास्ट। तो वेल डन बच्चों। देखिए इराक का प्राचीन नाम क्या था? मैसोपोटामिया। कई बार ये क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ। मैसोपोटामिया, जी हाँ, मैसोपोटामिया जो है इराक का प्राचीन नाम है। ठीक है, चलिए इसी के साथ बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ गाइज। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, मसालों का बगीचा। जी हाँ, मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है सर? केरल को कहा जाता है, कोच्चि को कहा जाता है, जयपुर या उड़ीसा? बिल्कुल फास्ट बताएंगे, सभी बच्चे आंसर करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल फास्ट, बिल्कुल फास्ट। मसालों का बगीचा कह लो, इलायची का बगीचा कह लो, काली मिर्च का बगीचा कह लो या लौंग का बगीचा कह लो, ये सभी के नाम से जो है हम लोग केरल राज्य को जानते हैं। जी हाँ, केरल सही जवाब हो जाएगा। केरल, क्या बात है बच्चों, केरल। हाँ, केरल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है कि इलायची की खेती अत्यधिक किस राज्य में होती है ना? इलायची, इलायची का उत्पादन किस राज्य में अधिक होता है? इलायची का उत्पादन किस राज्य में अधिक होता है? इलायची का उत्पादन किस राज्य में अधिक होता है? किस राज्य में अधिक होता है? तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये होता है बच्चों केरल राज्य में। किस में? केरल राज्य में। वेल डन बच्चों, क्या बात है, ज़बरदस्त। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, इसके बाद अगला प्रश्न आ चुका है आपकी स्क्रीन पे। शिलोंग जो है ये किसकी राजधानी है? इम्फाल, मिजोरम, मेघालय या ईटानगर? जल्दी से बताएंगे यहाँ पे सभी बच्चे, शिलोंग जो है ये किसकी राजधानी है? इम्फाल, मिजोरम, मेघालय या ईटानगर? बिल्कुल फास्ट, सभी बच्चे आंसर करेंगे इस प्यारे से क्वेश्चन का। हाँ जी, तो वेल डन बच्चों, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी, देन आपका आंसर सही है। तो बच्चों आपको बता दें, जो शिलोंग है, शिलोंग ये किसकी राजधानी है? तो ये मेघालय, मेघालय क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। देखो यहाँ पे ध्यान से समझना है, मेघालय क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है और इसकी राजधानी क्या है? शिलोंग है। ठीक है, और ठीक इसी प्रकार आपको और भी 2-3 क्वेश्चन याद रखने हैं। जैसे यहाँ पे हम बता दें इम्फाल दिया हुआ है, इम्फाल दिया हुआ है ना ऑप्शन नंबर ए में। तो अगर आपसे पूछे, देखिए यहाँ पे इम्फाल दिया हुआ है, तो अगर आपसे पूछे मणिपुर, मणिपुर की राजधानी, मणिपुर की राजधानी क्या है? तो वो है इम्फाल।
क्या है, इम्फाल है, ये भी याद रखना है ना। अगर आपसे देखो यहाँ पे ईटानगर जैसे दिया ऑप्शन डी में ना, तो अगर आपसे पूछे अरुणाचल प्रदेश, है ना, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी पूछे, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी, देन आप लोग क्या आंसर करोगे, ईटानगर। क्या आंसर करोगे प्यारे बच्चों, ईटानगर, है ना। और यहाँ पे देखिए मिजोरम भी है, तो अगर मैं पूछूं कि मिजोरम की राजधानी, मिजोरम, मिजोरम क्या है, ये भी एक केंद्र शासित प्रदेश है, और इसकी राजधानी क्या हो जाएगी, आइजोल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, आइजोल हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे करके जो है आपको इन सभी को याद करके रखना है। देश की राज्य और राजधानी से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, यानी भारतीय संगीत का जनक कौन सा वेद है, ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है या अर्थवेद है। बिल्कुल फास्ट बताएंगे सभी बच्चे। भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है। जी हाँ, क्या बात है, वेल डन बच्चों। यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी यानी सामवेद, देन आपका आंसर सही है। सामवेद जो है परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सामवेद, हाँ जी। अब देखो, अगर मैं पूछूं कि वेदों की कुल संख्या कितनी है, क्या आप लोग बता सकते हो। जैसे यहाँ पे भारतीय संगीत का जनक जो है ये सामवेद को कहा जाता है, लेकिन अब मैं आपसे पूछूं कि भाई वेदों की संख्या, वेदों की संख्या कितनी है, तो ये है जो 4, कितनी है, 4 है, याद रखना है। कितनी है सर, वेदों की संख्या 4 है। कौन कौन से वेद है आपका, पहला तो ऋग्वेद हो जाएगा, ऋग्वेद, ठीक है। दूसरा कौन सा वेद हो जाएगा सर, दूसरा सामवेद हो जाएगा। तीसरा कौन सा वेद हो जाएगा, यजुर्वेद हो जाएगा, यजुर्वेद। चौथा कौन सा वेद हो जाएगा, ये हो जाएगा, आपको याद रखना है, अर्थवेद। ठीक है, वेल डन बच्चों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला प्रश्न है, आपकी स्क्रीन पे ध्यान देना है, बहुत लाजवाब प्रश्न है। रुपया जो है ये किस देश की मुद्रा है। रुपया भारत की, चीन की, ऑस्ट्रेलिया की, जापान की। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, और उम्मीद है कि आप सभी प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर तो अवश्य दे देंगे, है ना। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल फास्ट, बिल्कुल फास्ट, क्या बात है। हाँ जी बच्चों, रुपया जो है किस देश की करेंसी है, किस देश की मुद्रा है, तो भारत की, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो चीन, चीन क्या एक देश है, और इस देश की मुद्रा क्या है, इस देश की करेंसी क्या है, बता सकते हो। तो जी हाँ, इस देश की जो मुद्रा है, करेंसी है, वो क्या है, युआन, युआन है, युआन। ठीक है, युआन है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो भाई ऑस्ट्रेलिया डॉलर है, ऑस्ट्रेलियाई डॉलर, ऑस्ट्रेलियाई है ना, ऑस्ट्रेलियाई, ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है, ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। ठीक है, हाँ। अब जापान की बात करेंगे तो जापान की करेंसी क्या है, येन है। क्या है, येन। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ गाइस, और अगला प्रश्न भी काफ़ी धमाकेदार प्रश्न है। देखो अभी मैं बताया था इराक का प्राचीन नाम, और उम्मीद है कि आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर अवश्य करेंगे। बिल्कुल फास्ट सभी बच्चे करेंगे इराक का प्राचीन नाम। अभी जस्ट जो है इस क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बताया था। बिल्कुल फास्ट, बिल्कुल फास्ट, बिल्कुल फास्ट बताना है सभी को। क्या बात है, इराक का प्राचीन नाम क्या है, मेसोपोटामिया है, यानी ऑप्शन नंबर अगर सी की बात करें देन ये आपके इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, हाँ मेसोपोटामिया। देखिए अभी हाल ही फिलहाल एग्ज़ाम हुआ था ना आप लोग का 2021 का, है ना, 21 के पेपर की मैं बात करूँगा। वहाँ पे पूछ लिया गया था म्यांमार का प्राचीन नाम क्या है, म्यांमार का प्राचीन नाम, म्यांमार का प्राचीन नाम क्या है। ये क्वेश्चन मैं आपको एज ए होमवर्क के रूप में देना चाहूँगा, और मैं चाहूँगा कि इस क्वेश्चन का आंसर आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में अवश्य दीजिएगा क्लास ओवर हो जाने के बाद। ठीक है, क्लास ओवर हो जाने के बाद इस प्रश्न का आंसर जो है आप सभी को वीडियो के कमेंट सेक्शन में अवश्य देना होगा। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है।
हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, ये बच्चों एक नारा था, आपको बताने ये नारा जो है किसने दिया था सर, लाला लाजपत राय ने, या विनोबा भावे ने, या लाला हरदयाल सिंह जी ने, या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। बिल्कुल फास्ट बताएंगे सभी बच्चे, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, ये स्लोगन जो है ये किसके द्वारा दिया गया था, बिल्कुल फास्ट। तो वेल डन बच्चों, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर डी यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू, देन आपका आंसर सही है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके इस प्रश्न का, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो है ये नारा दिया गया था, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, ठीक है। अब देखिए यहाँ से एक चीज़ और मैं बता दूं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा एक बहुत ही अच्छी बुक लिखी गई और वो काफ़ी प्रसिद्ध बुक रही है ना, और उस बुक का नाम क्या है, तो बच्चों बुक का नाम है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी भारत की खोज, है ना, भारत की खोज। अगर आपसे पूछे द डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी भारत की खोज, इस पुस्तक के रचयिता कौन है, इस पुस्तक के रचयिता, इस पुस्तक के रचयिता कौन है, तो आपको याद रखना है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी इस पुस्तक के रचयिता कौन है, तो ये हैं सर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। ओके, चलिए बहुत अच्छी बात है बच्चों। हाँ, अब देखिए यहाँ पे ना लाला लाजपत राय की बात आ जाती है, तो आपको बता दें ये लाला लाजपत राय जी जो थे बच्चों, ये भारत के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे, ठीक है। और इन्हीं के समय में ना साइमन कमीशन भी भारत आया था। तो अगर आपसे पूछा जाए बच्चों, अगर आपसे पूछा जाए कि साइमन कमीशन भारत कब आया था, साइमन कमीशन जो है भारत कब आया था सर, भारत कब आया था, तो ये भी आपको याद रखना है सर, ये भारत कब आया था आपको बता दें। हाँ बताइए जल्दी से, तो ये आया था 3 फरवरी 1928 को, ठीक है, 3 फरवरी 1928 को जो है साइमन कमीशन भारत आया था, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पे ध्यान से समझना है, चोल वंश के संस्थापक कौन थे, नैडियोन या विजयालय या मलिक अहमद या आदिल शाह, जल्दी से बताएंगे। यहाँ पे चोल वंश के संस्थापक के बारे में पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों, तो जल्दी से बता देना है कि इस वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे, तो वो बच्चों थे, आपको बता दें, हाँ विजयालय जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, चोल वंश की राजधानी क्या थी बता सकते हो, चोल वंश की राजधानी, चोल वंश की राजधानी, तो बच्चों इनकी जो राजधानी थी वो कहाँ थी, तंजौर थी, तंजौर इनकी राजधानी थी, ये भी आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, गरबा कहाँ का लोक नृत्य है, गरबा ये कहाँ का लोक नृत्य है, गुजरात का, राजस्थान का, उड़ीसा का या उत्तरांचल का, बिल्कुल फास्ट बताएंगे, गरबा जो है ये कहाँ का लोक नृत्य है। जी हाँ, सभी बच्चे बताएंगे। वेल डन बच्चों, यदि आपने जवाब दिया है गुजरात, देन आपका आंसर सही है, गुजरात जो है सही जवाब हो जाएगा। तो गरबा कहाँ का लोक नृत्य है, तो ये गुजरात का है, कहाँ का है, गुजरात का है, आपको याद रखना है। हाँ चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। चलिए बच्चों अगला प्रश्न आ चुका है, महामना के नाम से किसे संबोधित किया जाता है, महामना के नाम से जो है किस व्यक्ति को संबोधित किया जाता है, दयानंद सरस्वती, विनोबा भावे या महात्मा गांधी या मदन मोहन मालवीय, जल्दी से बताएंगे यहाँ पे सभी बच्चे, महामना के नाम से जो है किसे संबोधित किया जाता है, बिल्कुल फास्ट बताना है, सभी प्यारे बच्चे आंसर करेंगे। वेल डन बच्चों, यदि आपने जवाब दिया है मदन मोहन मालवीय, देन आपका आंसर सही, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा सर, प्रश्न है यहाँ पे, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या है कितनी है, 5 है, 10 है, 15 है या 20 है, बिल्कुल फास्ट बताना है, सभी बच्चे बताएंगे। अब देखिए बच्चों, अगर आपसे ये पूछा जाए कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ है, देन क्या आप आंसर करोगे, जल्दी से बताएंगे यहाँ पे सभी बच्चे, बिल्कुल फास्ट, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ है, जी हाँ कहाँ है बच्चों, तो न्यूयॉर्क में है, ठीक है, न्यूयॉर्क आपको याद रखना है, न्यूयॉर्क में है, ठीक है, न्यूयॉर्क में है, आपको ध्यान में रखना है।
चलिए इसके बाद जो है बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ गाइस। चलिए अगला प्रश्न है, ब्रिटेन का राष्ट्रीय चिन्ह है। ब्रिटेन का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? जल्दी से बताएंगे यहाँ पे सभी बच्चे। ब्रिटेन का राष्ट्रीय चिन्ह, ब्रिटेन का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? ब्रिटेन, ब्रिटेन क्या है? एक देश है और इस देश का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? सफ़ेद लिली है या फिर गोल्डन रॉड है या गुलाब का फूल है या शेर है? बिल्कुल फास्ट। तो वेल डन बच्चों, यदि आपने बताया ऑप्शन नंबर सी यानी गुलाब का फूल, देन आपका आंसर सी है। वैसे तो गुलाब का फूल ये प्यार का, लव का, मोहब्बत का प्रतीक होता है, लेकिन यहाँ पे ये किसी देश के राष्ट्रीय प्रतीक भी है ना, यानी किसी देश का राष्ट्रीय चिन्ह भी है, तो याद रखना है ना बच्चों। चलिए बहुत अच्छी बात है। हाँ, बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चंस की तरफ। देखो यहाँ पे ये भी जान लो, ये जो सफ़ेद लिली है ना, ये सफ़ेद लिली ये किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो ये बच्चों आपको बताते हैं इटली, इटली का जो है ये राष्ट्रीय चिन्ह है। ओके, और यहाँ पे गोल्डन रॉड की बात करेंगे तो बच्चों गोल्डन रॉड जो है ये हाँ ये यूएसए का है ना, यूएसए, यूनाइटेड साउथ अमेरिका, ठीक है। यानी गोल्डन रॉड जो है ये किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है, किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? तो ये यूएसए का है। ओके बच्चों, चलिए इसके बाद शेर की बात करें तो शेर जो है बच्चों ये नीदरलैंड, नीदरलैंड देश का राष्ट्रीय प्रतीक माना जाता है। ओके प्यारे बच्चों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला प्रश्न भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। एज यू लाइक इट, एज यू लाइक इट ये क्या एक पुस्तक है और इस पुस्तक के रचयिता कौन है सर? एज यू लाइक इट ये एक पुस्तक है और इस पुस्तक के रचयिता कौन है? जीवी शॉ, विलियम शेक्सपियर या टी.एस. एलियट या चार्ल्स डिकेंस? जल्दी से बताएंगे यहाँ पे सभी बच्चे, बिल्कुल फास्ट। तो वेल डन बच्चों, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी, देन आपका आंसर सही है। तो एज यू लाइक इट, एज यू लाइक इट जो है ये पुस्तक के रचयिता कौन है? तो ये हैं सर विलियम शेक्सपियर, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद जो है बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सा प्रधानमंत्री अपने पद पर बहुत कम समय तक रहे? बताओ कौन से प्रधानमंत्री हैं जो अपने पद पर बहुत कम समय तक रहे? गुलजारी लाल नंदा, मोरारजी देसाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल या अटल बिहारी वाजपेयी? बिल्कुल फास्ट, बिल्कुल फास्ट बताएंगे। भारत में कौन सा प्रधानमंत्री जो है अपने पद पर बहुत कम समय तक रहे? तो बच्चों उनका नाम है गुलजारी लाल नंदा, यानी ऑप्शन नंबर ई जो है आपके इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। जी हाँ, गुलजारी लाल नंदा जो है ये अपने कार्यकाल में प्रधानमंत्री पद पर बहुत ही कम समय तक रहे। ठीक है, और सबसे अधिक समय तक कौन रहा अपने पद पर, यानी प्रधानमंत्री के पद पर सबसे अधिक समय तक कौन रहा? ये एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है और इस क्वेश्चन का आंसर आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में देना है। यानी अगर प्रश्न इस प्रकार पूछे कि भारत में कौन सा प्रधानमंत्री अपने पद पर अधिक समय तक रहे, चलिए एक क्वेश्चन और मैं आपको दे देता हूँ एज ए होमवर्क के रूप में। ठीक है, तो इसका आंसर जो है आप लोग वीडियो के कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा। चलिए इसी के साथ बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है, फुटबॉल वर्ल्ड कप ट्रॉफी जो है कितने वर्ष बाद आती है? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या 4 वर्ष? जल्दी से बताएंगे यहाँ पे, बिल्कुल फास्ट। यानी जो फुटबॉल का वर्ल्ड कप ट्रॉफी होता है वो कितने वर्ष के बाद आयोजित किया जाता है? तो जी हाँ, प्रत्येक 4 वर्ष के बाद, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपके इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों, अभी जैसे फुटबॉल कप ट्रॉफी की बात हुई है तो अभी फीफा वर्ल्ड कप हुआ था जो कि फुटबॉल से ही संबंधित है। तो अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों कि फीफा वर्ल्ड कप, ध्यान से समझना, फीफा वर्ल्ड कप 2022 का विजेता कौन सा देश रहा? फीफा वर्ल्ड कप 2022 का विजेता कौन सा देश बना? कौन सा देश बना? ठीक है, कौन सा देश बना? तो चलिए ये क्वेश्चन भी आपको एज ए होमवर्क के रूप में मैं देता हूँ। यानी 3 क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, अब देखना ये है कि तीनों क्वेश्चनों का जवाब कौन कौन बच्चे दे पाते हैं। और देखिए ईमानदारी पूर्वक देना है, ऐसा नहीं है कि आप गूगल से या फिर कहीं से नेट से, है ना, कहीं से देख के आंसर करो। जी नहीं, आपको जो पता है आंसर कीजिएगा, नहीं पता है
नहीं पता है तो बच्चों कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास में इतना ही। यदि क्लास अच्छी लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो, तो एक लाइक अवश्य दीजिएगा। मिलेंगे अगली क्लास में नई जोश नई उमंग के साथ। तब तक के लिए इस क्लास में इतना ही।